नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो हमारी क्लास है वो है प्राथमिक चिकित्सा। सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं से संबंधित यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे और आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो अभी जो क्लासेस मैं दूँ, हेल्थ साइंस की सोच रही हूँ मैं जल्दी से सिलेबस निपटा दूँ, फिर मैं एक्सटेंशन कंप्लीट कर दूँ। बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया है, तो बीपीएससी का आपने देख लिया होगा, एग्ज़ाम जो है आगे बढ़ा दिया गया है। उसका अभी डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन जो डेट थी उससे आगे कर दिया गया है। दूसरी बात करेंगे, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे आरपीएससी का एग्ज़ाम है अभी करंट में, आरपीएससी का है और किसका, चंडीगढ़ का। तो मैं आपको बताऊं, प्लेलिस्ट पे जाइए आप, बिहार चंडीगढ़ प्रैक्टिस सेट से बनी हुई है प्लेलिस्ट। उस पर जो प्रैक्टिस सेट है वो ऐसा नहीं है, होम साइंस के तो कोई भी स्टेट में एग्ज़ाम है, चाहे झारखंड है चाहे यूपी है, कहीं भी यार प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि होम साइंस के ही क्वेश्चन है, कहीं और के नहीं है वो लोग वो क्वेश्चन। और ज़्यादा पुरानी क्लासेस वो नहीं है, वो कब की क्लास है, अभी 1-1.5 महीने पुरानी क्लासेस होगी, तो आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे बच्चे जो थे, कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम आपने हेल्थ साइंस कंप्लीट नहीं किया और एक्सटेंशन भी कंप्लीट नहीं किया, तो मैं बहुत बहुत सारे बच्चे हैं इस टाइप के। और प्रैक्टिस सेट वाले तो कम हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो है सभी चैनल पर चलती है, तो कुछ बच्चे वहाँ भी कर लेते हैं प्रैक्टिस। तो मैं पहले सोच रही हूँ पहले ये कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ बच्चों से वायदा करो, उनका तोड़ दो तो वो नाराज़ होकर इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, ओके। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये भी प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं ये प्रश्न नहीं आएंगे, ये प्रश्न भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे कहीं का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो। ओके तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें छोड़ना बिल्कुल मत। ओके, रोगी अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की विशिष्ट चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने से पूर्व मिलने वाली चिकित्सा सहायता को क्या कहा जाता है? क्या विशिष्ट सेवा कहा जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य कहा जाता है, प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है, डी है निम्न में से सभी। देखो, रोगी अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की जो विशिष्ट चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने से पूर्व मिलने वाली चिकित्सा सहायता को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। मतलब एक ऐसी चिकित्सा, यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है उद्देश्य कि मरीज को आप बिल्कुल, मान लो किसी को ज़्यादा चोट लगी, आप बिल्कुल ठीक करोगे उसे, लेकिन जब तक डॉक्टर के पास आप पहुँचे या डॉक्टर आपके पास आए, उससे पहले तक बस उसके जीवन को बचाए रखना, इतना आपका उद्देश्य होना चाहिए। आपको जो कुछ आता है आप अपना बेस्ट देंगे, जिससे उसकी जीवन की सुरक्षा हो सके, बस इतना उद्देश्य यहाँ पर होता है प्राथमिक चिकित्सा का। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उन्हीं में आप उसको क्या करो, बस जब तक डॉक्टर ना आए तब तक आप उसको उसके जीवन को बचाए रखो, इतना काम आपको करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए होना चाहिए मान्यता प्राप्त चिकित्सक, सेवा भाव रखने वाला कोई भी व्यक्ति, विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सक, डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर प्राथमिक चिकित्सक को थोड़ा बहुत प्रशिक्षण प्राप्त है तो अच्छी बात है, इससे अच्छी तो बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर कोई प्राथमिक चिकित्सा भी नहीं दे सकता। जिससे जीरो लेवल का भी ज्ञान नहीं है तो उससे भाई दिक्कत होगी कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। कोई व्यक्ति है सामने, एक्सीडेंट हो गया है और उसे पता ही नहीं है कि उसको सांस नहीं आ रही है, तो सांस कैसे देनी, मतलब कृत्रिम श्वसन कैसे देना है, उसका रक्त बह रहा है तो रक्त कैसे रोका जाए। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्राथमिक चिकित्सा के लिए कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सक हो या विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सक हो, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए, सेवा भाव रखने वाला कोई भी व्यक्ति। अगर सेवा भाव का गुण है तो आप आसपास में जो भी व्यक्ति होंगे उन्हें आप क्या करोगे, अपनी बातों में लगा के उनसे हेल्प लेकर आप उनसे चिकित्सा दिला सकते हो। अगर आपको नहीं भी आती पर सेवा भाव है, तो जो भीड़ इकट्ठी होती है उनमें से आप एक दूसरे से बात करके ढूंढ सकते हो कि कोई व्यक्ति है जिसे थोड़ी बहुत भी जानकारी है, तो वो आपकी हेल्प करेगा और आप प्राथमिक चिकित्सा उसे दिला सकते हो। ठीक है, लेकिन सेवा भाव का गुण ही नहीं है, रोड पर एक्सीडेंट हो गया तो चाहे कितने भी नॉलेजेबल हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर मेन उद्देश्य क्या है, सेवा भाव रखने वाला कोई भी व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रबर या किसी अन्य वस्तु का बना ऐसा छल्ला जो रुधिर प्रवाह को रोकने के लिए बंध लगाने के काम आता है, कहलाता है तिकोनी पट्टी, लंबी पट्टी, टूर्निकेट या आयोडीन। देखो, ये क्या होता है, रबर का छल्ला होता है। ठीक है, रबर का छल्ला होता है। ओके, तो क्या है इसमें से, ऐसी क्या चीज़ है, जब रक्त बहता है तो उस पर क्या है, बंद मतलब रोकने के काम आता है, ब्लड को, मतलब वो जो प्रेशर आ रहा है ब्लड का वो कंट्रोल हो जाए, उसके काम आता है। तो यहाँ पर है टूर्निकेट। टूर्निकेट क्या है, एक छल्ले की तरह होता है रबड़ का,
उसको कैसे, जैसे आपको सही बताऊं, ऐसे मान सकते हो जैसे आप ब्लड निकलवाते हो किसी टेस्ट के लिए, तो क्या करता है ब्लड निकालने से पहले जो मतलब होता है ना, ये लैब वाला जो होता है ब्लड निकालता है तो ऊपर आपके बांध देता है टाइट कोई चीज़। क्यों बांध देता है? जिससे दबाव मतलब एक जगह ब्लड रुक जाए और ज़्यादा ब्लड का बहाव भी एकदम से ना हो। ठीक है, करता है नहीं करता, एक जगह ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो, और जिससे वो क्या इंजेक्शन में निकाल लेता है और बहुत ज़्यादा ब्लड का एकदम बहाव भी इसमें नहीं होता है। तो क्या है, टूर्निकेट होता है वो। ओके, टूर्निकेट होता है, एक रबर का छल्ला जैसा होता है और इसका उपयोग किया जाता है कोई भी घाव या चोट लगने पर, जिससे रक्त का प्रवाह बहुत अधिक ना हो या रक्त ना बहे या रक्त को रोकने के लिए। ठीक है, कल आपको बताऊं एक बहुत मतलब शायद 4 लोगों ने या 5 लोगों ने वो वीडियो मेरी देखी होगी। ठीक है, जिसने भी देखी हो, मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी सुबह के टाइम। वो वीडियो किस चीज़ की थी? ऐसा था, एक नाम मतलब याद है नाम उनका, तो खैर ऐसे लोगों का नाम याद हो जाता है जिनसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन मैं नहीं लूँगी, कोई बात नहीं, हो सकता है जाने अनजाने में चीज़ें हो जाती हैं, हो सकता है मेरी तबीयत भी कल ठीक नहीं थी तो हो सकता है उस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा बड़ी बात ना हो, और लेकिन मुझे ज़्यादा बड़ी लग गई। ऐसा था, एक लड़की का कमेंट आ रहा था, एक स्टूडेंट थी, उसका कमेंट आ रहा था कि मैम आपने, जैसे कि जो क्वेश्चन था हमारा किसका, जो योजनाओं वाला, प्रसार शिक्षा में जो योजनाएं मैंने पढ़ाई हैं वो वीडियो मेरी बहुत अच्छी गई, उसमें बहुत अच्छे सब्सक्राइबर भी मुझे मिले। तो उस वीडियो पर उसने कमेंट किया, मैम 33 नंबर का आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए, मुझे गलत लग रहा है आंसर उसका। तो मैंने चेक किया, बिल्कुल ठीक था आंसर। तो मैंने कहा आंसर मैंने चेक कर लिया, ठीक है। तो बोली उसके बाद कमेंट आता है कि नहीं मैम, मारथंडम जो प्रयास में आया, ठीक है, 1921 में आया। तो मैंने कहा मेरी बुक में जो है 1928 में दिया है। और मैंने कल उसी वीडियो पे मतलब उसी की मैंने इमेज फ़ोटो मतलब क्लिक की बुक से, और मैंने उसी को पढ़ाते हुए वीडियो बना दी थी कि ये देखो इसमें लिखा हुआ है, मैं गलत नहीं बता रही हूँ, 1928। फिर उसका कमेंट आता है कि नहीं मैम आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत बना रखे हैं, क्वेश्चन के आंसर गलत दे रखे हैं। लेकिन पहले वाली चीज़ें मुझे गलत नहीं लगी, लेकिन जब मतलब मैंने उसका इस टाइप का कमेंट पढ़ा कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपने गलत दे रखे हैं, तो किसी को भी बुरा लगेगा, क्योंकि मैं बुक से छाँट के प्रश्न लाती हूँ। कोई प्रश्न मुझे विवादित लगता है तो मैं बाद में पेंडिंग को छोड़ देती हूँ, जिससे मैं गूगल से सर्च करके तब आपको पढ़ाती हूँ कि मतलब 2-3 जगह मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ इसका आंसर सही है, तब मैं देती हूँ। जिसमें मैं खुद कन्फ्यूज़ होती हूँ कि आयोग ने आंसर कुछ माना है, बुक में कुछ दिया है, दूसरी बुक में कुछ दिया है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, तब भी मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि मैं गूगल का सहारा लेती हूँ, और भी एक आध लोग हैं जान पहचान में होम साइंस वाले, उनसे पूछ लेती हूँ। लेकिन लेकिन मैं मतलब गलत अपनी तरफ से नहीं पढ़ाती हूँ, बुक में ही कोई चीज़ गलत दे रखी है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरी बात को सुन लीजिएगा, ये मत सोचिएगा मैं इतनी लंबी बातें बीच में कर रही हूँ, क्योंकि तो मैंने उस पर एक वीडियो कल डाली थी, लेकिन बाद क्योंकि मेरी कल को सुबह सुबह तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या करा, मैं उसमें बाद में इमोशनल हो गई थी, क्योंकि इस टाइप का कमेंट मुझे लगा कि जो वीडियो मेरी इतनी चली उस पर अगर इस टाइप का बच्चे कमेंट पढ़ेंगे कि क्वेश्चन गलत करा रखे हैं तो हट जाएंगे बच्चे, और फिर मेरा चैनल जो एक ही वीडियो से मुझे थोड़ी पहचान मिली है वो उस वीडियो पे इस तरीके का कमेंट, क्योंकि अभी चैनल मेरा बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, मतलब पुराना नहीं है, दूसरा बच्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े हैं अभी मुझसे, तो मुझे टेंशन हो जाती है ऐसा कोई कमेंट में पढ़ती हूँ। तो मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, कोई क्वेश्चन गलत है, अगर आपकी बुक में अलग दिया है, मेरी बुक में अलग दिया है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन पर कमेंट करें कि मैम ये क्वेश्चन आपका ऐसा है। लेकिन इस टाइप का कमेंट आप लोग बिल्कुल ना करें कि आपके सारे क्वेश्चन गलत हैं, ऐसा नहीं है, सारे कैसे गलत हो सकते हैं, मैं बुक से पढ़ा रही हूँ आपको। तो दूसरे की मेहनत को अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके से ना करें। लेकिन मैंने वो वीडियो अब इसलिए डिलीट कर दी कि लास्ट में मैं इमोशनल हो गई थी, तो मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो आप लोग ये सोचें कि मैडम यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल करने आई हैं, अपने चैनल के लिए इस तरीके की चीज़ें अपना रही हैं, क्योंकि वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं इमोशनल हो गई, और उस समय मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि वो एक बच्चा बार बार एक इस तरीके का कमेंट कर रहा है, हर कमेंट पर मुझे आंसर दे रहा है, तो मुझे थोड़ा फील हुआ। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे मतलब मेरी बात को समझें, मेरी भावनाओं की कदर करें। मैं आप लोगों को गलत नहीं पढ़ाती हूँ, बस ये बात और है कि जब बुक में ही चीज़ें नहीं दी हैं सही तो मैं क्या करूँ, किसी बुक में आंसर कुछ है, किसी और ईयर में तो ज़्यादातर ये होता है, किसी में ईयर कुछ दिया है, किसी में ईयर कुछ दिया है, तो इस पर तो विवाद बिल्कुल ना करें। गूगल पे भी आप सर्च कर लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, आयोग गूगल का आंसर भी नहीं मानता है, तो बुक का ही हमें पढ़ना है, तो कम से कम बुक का मैं दे रही हूँ तो वो याद रखो, क्योंकि बुक में आप प्रूफ तो दे सकते हो कि हाँ सर ये देखिए आयोग को कह तो मतलब
चैलेंज तो कर सकते हो कि देखो बुक में लिखा हुआ है। गूगल से तो आप अगर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ये भी नहीं कर सकते हो। गूगल से पढ़ो, हम ये नहीं कह रहे हैं। गूगल कुछ चीज़ें नहीं मिलती है तो गूगल का ही सहारा लेना पड़ता है, पर गूगल के आंसर पर 100% मत जाना, क्योंकि 10 लोग वहाँ, हज़ारों लोग वहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्राथमिक चिकित्सा पेटिका में रखी जाने वाली प्रमुख दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, ये बताना है। क्या टिंचर आयोडीन व अमृत धारा है, बी है डिटॉल व बेंजीन है, सी है पट्टी व कैंची है, डी है निम्न में से सभी। प्राथमिक चिकित्सा पेटिका में रखी जाने वाली प्रमुख दवाइयाँ इनमें से कौन सी हैं, ये बताना है आपको। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर क्वेश्चन में होगा प्राथमिक चिकित्सा पेटिका में रखी जाने वाली प्रमुख दवाई नहीं है, दवाई नहीं है होगा। ठीक है, नहीं है लगा लेना, यहाँ पर मैंने धोखे से नहीं लगाना भूल गई हूँ। तो यहाँ पर कौन सा है जो दवाई नहीं है, तो वो क्या नहीं है, वो है पट्टी व कैंची। पट्टी व कैंची दवाई नहीं है। बकाया टिंचर व आयोडीन, अमृत धारा, डेटॉल और बेंजीन, ये क्या है, दवाई का काम करते हैं। ओके, डेटॉल भी क्या करता है, आपके कीटाणु को मारता है। देखो ये सी ऑप्शन लगा रखा है, बस मैंने नहीं जो है गड़बड़ कर दिया था, यहाँ पर नहीं लिखना था मुझे, वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, इस वजह से आंसर गलत हो गया। बकाया देखिए आंसर यही है, तो इसका मतलब मैंने नहीं वाला क्वेश्चन डाला था। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाल दवा को रासायनिक भाषा में क्या कहा जाता है। ए है पोटेशियम परमैंगनेट, बी है सोडियम परमैंगनेट, सी है सोडियम क्लोराइड, डी है पोटेशियम सल्फाइड। क्लास को छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, जो लास्ट के जो प्रश्न हैं वो इतने दमदार प्रश्न हैं, आप भी कहोगे कि हाँ मैम कहाँ से प्रश्न आप लेकर आई हो। ठीक है, लाल दवा को रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, लाल दवा को रासायनिक भाषा में क्या कहा जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है चोट को ढकने के लिए, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए, रोगी को सीधा रखने के लिए। तो खपच्चियों का जो प्रयोग होता है वो किया जाता है टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्राथमिक चिकित्सा में निम्न गुण होने चाहिए। ए ऑप्शन है स्वस्थ एवं मजबूत हृदय वाला होना चाहिए, बी है चतुर एवं दक्ष होना चाहिए, सी है आत्मविश्वासी होना चाहिए, डी है उपर्युक्त सभी सही है। तो एक प्राथमिक चिकित्सक में जो गुण होने चाहिए वो स्वस्थ एवं मजबूत हृदय वाला होना चाहिए, चतुर एवं दक्ष होना चाहिए, आत्मविश्वासी भी होना चाहिए, डी है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये सारे गुण किसी भी प्राथमिक चिकित्सक में होने अनिवार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक चिकित्सा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ए है तुरंत सहायता देना, बी है जीवन रक्षा, सी है अस्थायी उपचार, डी है निम्न में से सभी। तो प्राथमिक चिकित्सा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कितनी है, 3 मानी गई हैं। कैसे, एक तो आपको तुरंत सहायता देनी है, दूसरी उसकी जीवन रक्षा हो सके कब तक, जब तक डॉक्टर आ रहा है या डॉक्टर के पास आप पहुंच रहे हैं, जब तक व्यक्ति को मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मतलब इतना आपको उसे संभाल कर ढाढ़स बंधा कर रखना है उसको, और उसका इतना इलाज आपको करना है। इलाज का मतलब जैसे ब्लड बह रहा है तो आप उसको बांध दें, उसके ब्लड को मतलब कर्रा करके बांध दें जो बहे नहीं, और जो भी है ठंडे पानी की पट्टी वगैरह जो भी करना है, ये काम आप करते रहें। ठीक है, और उसको सांत्वना देते रहें जिससे वो उसे मतलब बेहोश वगैरह ना हो। पानी के अगर बेहोश हो भी रहा है तो पानी के छींटे मारते रहें, इस तरीके की चीज़ें करती रहनी चाहिए। ठीक है, जिससे उसकी जीवन रक्षा हो सके, वो मरे ना। और अस्थायी उपचार, भाई हम जो प्राथमिक चिकित्सक है वो स्थायी उपचार नहीं देता, वो अस्थायी उपचार देता है कि जब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रहे हैं तब तक वो जीवित रहे, बकाया तो डॉक्टर स्थायी उपचार देगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राथमिक चिकित्सक डैश स्वस्थ होना चाहिए, हष्टपुष्ट व विवेकशील होना चाहिए, विज्ञान का जानकार होना चाहिए, डी है निम्न में से सभी। तो बिल्कुल प्राथमिक चिकित्सक में ये सभी गुण होने चाहिए। ओके, उसे विज्ञान का मतलब ये हेल्थ साइंस है तो इस तरीके की विज्ञान की थोड़ी बहुत जानकारी हो तो जरूर अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल व्यक्ति भी प्राथमिक चिकित्सा। ये देखो ये वाले जो प्रश्न है ये आंसर जो ऑप्शन जो है उसके हिसाब से आंसर आपको देना होगा। ठीक है, इनमें यही तो पढ़ने का मतलब ये नहीं होता चीज़ें याद करना, समझना कि क्वेश्चन को हमें कहाँ पर कैसे आंसर देना है। ओके, क्योंकि इससे पहले हमने एक क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने कहा था कोई भी सामान्य व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सक बन सकता है, और यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, उस विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। अगर है तो कोई गलत बात नहीं, उसे विज्ञान का ज्ञान है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि मान लो कोई घटना घटित हो गई तो आप विज्ञान के ज्ञानी को ढूंढने जाओगे। उस समय जो व्यक्ति है बस सेवा का गुण होना चाहिए। सेवा में क्या है, अगर उसे वो कुछ नहीं कर पा रहा है उसको सांत्वना ही दे रहा है बैठ के कि अरे हाँ कुछ नहीं होगा, उसके सिर को सहलाने की ज़रूरत है, सहला रहा है, उसको प्यार से ट्रीट कर रहा है कि
कह रहे कुछ भी नहीं है, सही हो जाओगे बिल्कुल, तो इस तरीके की चीज़ भी कर रहे हैं तो भी वो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर उसे थोड़ा ये लगे, हौसला मिलेगा। हौसला का मतलब जो व्यक्ति दे सकता है वो भी काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। तो प्राथमिक चिकित्सा के जो ये प्रश्न है इनमें आपको ऑप्शन देखकर आंसर देना होगा। तो समझना जो भाषा है उसको समझ गए अगर आप, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर सही कर जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्राथमिक चिकित्सा रोगी को गंभीर स्थिति से बचाने के लिए और अधिक गंभीरता पैदा होने से पूर्व सबसे पहले कार्यवाही करेगा। जो प्राथमिक चिकित्सा है रोगी को गंभीर स्थिति से बचाने के लिए अधिक गंभीरता पैदा होने से पूर्व सबसे पहले क्या कार्रवाई यहाँ पर करेगा? क्या आसपास के लोगों को एकत्रित करेगा? बी है दुर्घटनाग्रस्त रोगी को चोट के स्थान पर पट्टी बांधेगा। सी है डॉक्टर को बुलाएगा। डी है रोगी को अस्पताल ले जाएगा। देखो प्राथमिक चिकित्सक का बेशक कार्य क्या है? उस समय उसको बचाना, लेकिन उसमें भी सबसे पहले कार्य क्या है? डॉक्टर को बुलाना, चाहे वो डॉक्टर के पास मतलब उसे बुलाए या उसके पास जाए, ठीक है। तो सबसे पहला कार्य तो उसका डॉक्टर को बुलाना ही है। फिर क्या करेगा वो? जो आसपास के लोग हैं एकत्रित, या तो उनसे कहेंगे मतलब जो खामखा भीड़ इकट्ठा करके परेशान कर रहे हैं, या तो उन लोगों को हटने को कहेगा वो, या उन लोगों की हेल्प लेगा उसको प्राथमिक चिकित्सा दिलाने में, ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या कर सकता है वो? दुर्घटनाग्रस्त जो रोगी है उसको चोट के स्थान पर पट्टी बांध के उसका ब्लड रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर डॉक्टर असमर्थ नहीं आ पा रहा है तो रोगी को अस्पताल स्वयं लेकर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो कोशिश करेगा डॉक्टर अगर आसपास है तो उसे बुला ले। क्वेश्चन नंबर 11 है एक प्राथमिक चिकित्सक का सर्वोत्तम गुण है। अब आप देख रहे हो, अगर आपने ये प्रश्न कितने भी पढ़ रखे हो, लेकिन अगर इनको प्रकृति को नहीं समझोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सारे ऑप्शन ठीक है भाई, डॉक्टर को बुलाना या अस्पताल ले जाना बात तो एक ही है। ज़रूरी थोड़ी ना डॉक्टर अवेलेबल हो वहाँ पर, तो अस्पताल ही तो लेके जाएंगे। लेकिन नहीं, आंसर हमें क्या करना है? डॉक्टर को पहले वो बुलाएगा। क्वेश्चन के सभी ऑप्शन ठीक है, कोई ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। अगर डॉक्टर को बुलाना और रोगी को अस्पताल ले जाना यहाँ पर नहीं होता तो क्या करेगा? क्या करता? सबसे पहले आसपास के लोगों को एकत्रित करने मतलब जो है उनकी हेल्प लेता है, या फिर दुर्घटनाग्रस्त रोगी को की चोट पर पट्टी बांधता है। इनमें से जैसा भी ऑप्शन मिलता है उस हिसाब से हम आंसर करते हैं। तो ये क्वेश्चन की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा आंसर लगाना है। क्वेश्चन 11 है एक प्राथमिक चिकित्सक का सर्वोत्तम गुण क्या है? दूरदर्शिता होनी चाहिए, कार्यकुशलता होनी चाहिए, फुर्तीलापन होना चाहिए, दूरदर्शिता तथा बुद्धि की सचेष्टता होनी चाहिए। तो अब सबसे बेस्ट कौन सा है? सभी अच्छे हैं भाई, गलत कौन सा ऑप्शन? लेकिन अब एक देना है ना, तो दूरदर्शिता तथा बुद्धि की सचेष्टता होनी चाहिए, ओके। टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, घाव पर पट्टी को रोकने में। अभी आपको 2 एक क्लास में टूर्निकेट के प्रश्न मिले हैं। क्योंकि ये हर टॉपिक में जैसे कि मान लो ब्लड उलट बहने की जहाँ भी बात होगी वहाँ टूर्निकेट का उपयोग शब्द का किया जा रहा है, ठीक है। तो घाव पर पट्टी को रोकने में, रुधिरस्राव को रोकने में, विष को अधिक दूर तक फैलने से रोकने के लिए ई है निम्न में से एक से अधिक। तो टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में। क्या? तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किसका? खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। घाव पर पट्टी को रोकने के लिए, या रुधिरस्राव को रोकने के लिए, या विष को अधिक दूर तक फैलने से रोकने के लिए, ठीक है। तो घाव पर पट्टी को रोकने के लिए तो टूर्निकेट का प्रयोग करते नहीं हम लोग तो जो घाव पर रक्त बह रहा है उसको रोकने के लिए टूर्निकेट का प्रयोग करते हैं। तो आपका सी भी सही है ऑप्शन। और विष को अधिक दूर तक फैलने के लिए टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है, मतलब रक्तस्राव को बहने से, रुधिरस्राव को बहने से रोकने के लिए टूर्निकेट का प्रयोग करते हैं, और विष को अधिक दूर तक फैलने से टूर्निकेट का प्रयोग करते हैं। तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से एक से अधिक आंसर सही है, मतलब 2 ऑप्शन सही हैं तो एक से अधिक हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है अल्पकालिक, दीर्घकालिक, तत्काल, निरुद्देश्य। बताइए आंसर लीजिए। इसका होगा तत्काल, ठीक है। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है तत्काल, ठीक है। तत्काल जो चिकित्सा दी जाती है उसी को हम कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 14 है रक्तस्राव कितने प्रकार का होता है? ए है 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का। कितने प्रकार का रक्तस्राव होता है? तो रक्तस्राव जो होता है वो कितने, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है? पहला होता है बाह्य रक्तस्राव, मतलब बाहर की ओर चोट लगी, कटा है कहीं पर, बाह्य रक्तस्राव हो रहा है। या फिर दूसरा होता है कि आंतरिक, मतलब अंदर ही अंदर चोट लग गई है, ऊपर नहीं कुछ भी हुआ है लेकिन अंदर चोट लग गई है, अंदर रक्त बह रहा है। तो बाह्य रक्तस्राव और आंतरिक रक्तस्राव, ये 2 तरीके के रक्तस्राव होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 किसी भी आघात होने पर
रक्तस्राव होता है धमनी से, शिरा से, कोशिका से, निम्न में से सभी से, या ई है निम्न में से एक से अधिक। किसी भी आघात होने पर रक्तस्राव होता है। किससे? तो धमनी से भी होता है, शिरा से भी होता है, कोशिका से भी होता है। तो निम्न में से सभी सही हैं, तो सभी सही आंसर बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, धमनी से रक्तस्राव होता है हृदय से शरीर की ओर, शरीर से हृदय की ओर, अशुद्ध रक्त हृदय को, या निम्न में से कोई नहीं। ये आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हृदय से शरीर की ओर, धमनी से। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो बेसिक थे, उनमें कोई एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इनमें थोड़ी चीज़ें समझने वाली हैं। हृदय से शरीर की ओर ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। आपने ये पढ़ा होगा, सुना होगा। शुद्ध रक्त कहाँ होता है? धमनी में होता है। और धमनी में जो शुद्ध रक्त होता है वो मतलब कहाँ से जाता है? हृदय से शरीर की ओर जाता है ना, हृदय से शरीर की ओर जाता है। भाई शुद्ध रक्त तो शरीर मतलब जब फेफड़ा रक्त को शुद्ध कर देता है तो हृदय को वापस कर देता है। हृदय क्या करता है? धमनियों के माध्यम से पूरी शरीर की कोशिकाओं तक भेज देता है। यही तो होता है प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या होगा? हृदय से शरीर की ओर मतलब जाएगा धमनी से जो रक्तस्राव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, धमनी द्वारा रक्त बहने की पहचान आप कैसे करोगे, ये बताना है। तो कैसा होगा? लाल एवं चमकीले रंग का क्या ब्लड होगा, या झटके के साथ रक्त बहेगा, सी है रक्त की अधिक मात्रा बहेगी, या डी है निम्न में से सभी। तो धमनी से जब रक्त बहता हुआ जाता है हृदय से शरीर की ओर तो क्या होता है? शुद्ध होता है, क्योंकि फेफड़ों से आता है तो फेफड़ों में ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन से रक्त शुद्ध हो जाता है और वो छोटी छोटी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है ऑक्सीजन को लेकर। तो वो कैसा होता है? शुद्ध होता है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लाल एवं चमकीला रंग होता है। और क्या होता है? क्योंकि बहाव तेज होता है, पंपिंग करता है हृदय, तो झटके में रक्त को फेंकता है। ठीक है, लब डब की ध्वनि आती है और झटके में रक्त को जो होता है पंप करता है हृदय रक्त को। तो क्या? झटके के साथ रक्त एक तो आता है, दूसरा क्या है? एकदम झटके में आता है तो रक्त की मात्रा भी अधिक निकलती है। तो ये सभी हो जाएंगी जब धमनी से रक्त बहे। तो ये सारे गुण अगर आपको देखना है, लाल एवं चमकीले रंग का रक्त है, झटके के साथ आ रहा है, रक्त की अधिक मात्रा बह रही है, तो आप समझ जाओगे इस समय किसी व्यक्ति की धमनी कटी है। जो भी व्यक्ति है दुर्घटनाग्रस्त, उसकी क्या है? धमनी कटी है। 18 क्वेश्चन है, धमनी द्वारा रक्त बहने का पता चलने पर, अब मान लो मैंने बताया कि क्या क्या गुण थे, आपने पहचान लिया, अच्छा ये रक्त धमनी से बह रहा है, अब आप क्या करोगे? ठीक है, तो इनमें पता चल गया, अब आप कैसे उपचार क्या करोगे ये बताना है। तो ए ऑप्शन है, रक्त बहने वाले अंग को हृदय से ऊंचा रखेंगे, क्या ये करोगे? या फिर रुई रखकर बिंदु पर टूर्निकेट बांध दोगे, या फिर सी ऑप्शन है, रोगाणुरोधी जो घोल होता है उससे घाव को साफ करोगे, या डी है निम्न में से सभी। तो हम ये सारे काम करेंगे। जब भी धमनी द्वारा रक्त बह रहा हो तो ये ध्यान रखो कि रक्त अधिक नहीं निकले। इसके लिए हम क्या करेंगे? व्यक्ति को का जो अंग है जिससे रक्त बह रहा है उसको हृदय से ऊंचा रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रक्त जो हृदय से आता है, हृदय से आता है धमनियों में। ठीक है, ओके। और क्या होगा? दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि टूर्निकेट बांध देनी है, रुई रखकर मतलब टूर्निकेट को बांध देंगे। पहली बात तो पहले पट्टी बांधो, अगर ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है तब टूर्निकेट की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो नॉर्मल आप रुई रखकर कपड़े को बांधें। अगर वहीं पर कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप टूर्निकेट बांधें। अंगूठे द्वारा आप दबाव देते रहें, अंगूठे द्वारा दबाव देने से भी ब्लड क्या होता है? जम जाता है और एक समय बाद ब्लड बहना रुक जाता है। ठीक है, ओके। और अगर कोई वस्तु लगी है जैसे कांच है, कोयला है, कोई भी चीज़ ऐसी घुस गई है जिससे आपको मतलब चोट लगी है, ठीक है, तो उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए आराम से, धीरे धीरे, और ज़्यादा घाव को फैलाते हुए ये काम नहीं होने चाहिए। ओके। और क्या करना? रोगाणुरोधी जो घोल होते हैं उससे, जिसे एंटीसेप्टिक कहते हैं, उससे उस घोल से क्या होता है? घाव को साफ कर देना चाहिए, लेकिन घाव पर पानी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रहा, गीला रहा घाव, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैलने का डर रहेगा। ठीक है, तो इतना चीज़ें ध्यान रखेंगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निम्न में से सभी सही हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, टूर्निकेट बांधने के बाद घाव वाले स्थान को ढीला करना चाहिए क्या 20 से 25 मिनट बाद, 30 से 40 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, या डी है 1 घंटे बाद? तो जब भी टूर्निकेट बांधो, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखो, समय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 20-25 मिनट बाद आप टूर्निकेट को या घाव को खोलकर देखो कि रक्त बहना बंद हुआ भी है या नहीं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ है, रक्त बहना नहीं बंद हो रहा है, तो आप डॉक्टरी सलाह लो।
सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करो, क्योंकि डॉक्टर ही सबसे अच्छा इलाज फिर कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप रक्त रोकने के लिए भी बहुत सारे उपचार कर सकते हो, जिसे आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। बहते रक्त को रोकने के लिए लगाना चाहिए टिंचर आयोडीन, फेरिक क्लोराइड, सी है फिटकरी और बारीक पीस मतलब फिटकरी को बारीक पीस कर, डी है निम्न में से सभी। अब मैंने ऊपर जो चीज़ें आपको बताई कि आपने टूर्निकेट को खोला, देखा कि भाई ब्लड तो बहना रुक ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे। और ये चीज़ तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन ये है कि चलो तब भी नहीं बह रहा, तो हम क्या करेंगे, क्या टिंचर आयोडीन लगाएंगे या फेरिक क्लोराइड लगाएंगे या फिटकरी को बारीक पीस कर लगाएंगे, तो ये सभी कार्य करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। जब भी रक्त बह रहा हो तो उसको रोकने के लिए टिंचर आयोडीन, फेरिक क्लोराइड और फिटकरी को बारीक पीस कर लगाते हैं, ओके। कुछ लोग हल्दी भी लगाते हैं, लेकिन हल्दी बुक में नहीं लिखा है, तो वही बात है, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई कमेंट करे कि आप गलत आंसर दे रहे हो, तो मैं अपने मन से कुछ आपको नहीं बता रही हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नॉर्मल जल्दी में कुछ नहीं मिलता है, तो हम लोग चीनी पीस कर लगा देते हैं, हल्दी पीस कर लगा देते हैं, क्योंकि फिटकरी रेयर केस में कभी कभार नहीं भी होती है घर पर, क्योंकि फिटकरी का कोई विशेष यूज़ घर में होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोशिका से रक्तस्राव होने पर पहचान करेंगे। यह रक्त अशुद्ध होने के कारण मैला लाल होता है। बी है कोशिकाओं से रक्त बहुत धीरे धीरे बहता है। सी है ये देखने में गाढ़ा होता है। डी है निम्न में से सभी। अब कोशिका से रक्तस्राव, मैंने बताया 3 तरीके से रक्तस्राव होता है, ठीक है। रक्तस्राव के मैंने प्रकार कितने बताए, 2 बताए। कैसे, कौन कौन से बताए थे हमने आपको रक्तस्राव के प्रकार बताए थे, बाह्य रक्तस्राव और आंतरिक रक्तस्राव। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त बहता किन किन माध्यमों से है, अगर चोट लगती है तो कहाँ कहाँ पर चोट लगती है, तो एक तो मैंने बताया तो धमनी कटती है, ओके, या फिर कोशिका में रक्तस्राव होता है, या फिर शिराओं में रक्तस्राव होता है। तो 3 तरीके से रक्तस्राव होता है। तो हमने अभी धमनी की सारे प्रश्न किए, अब हम शिराओं से संबंधित क्वेश्चन, कोशिका से संबंधित अभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो कोशिका से रक्तस्राव होने पर पहचान करेंगे, यह रक्त अशुद्ध होने के कारण मैला लाल होता है। बी है कोशिकाओं से रक्त बहुत धीरे धीरे बहता है। सी है ये देखने में गाढ़ा होता है। डी है निम्न में से सभी। तो कोशिकाओं में जो रक्तस्राव होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कैसा होगा, रक्त अशुद्ध होता है, क्योंकि अधिकांश भाग अशुद्ध हो चुका होता है। जैसे ही जो धमनी होती हैं कोशिकाओं तक रक्त लेकर पहुंचती हैं, तब तक फिर वो कोशिकाओं तक अपना काम करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, न्यूट्रिशन देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से लेने लगता है। तो वो क्या है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगता है तो वो रक्त कैसा होने लगता है, अशुद्ध होने लगता है, और मैले रंग का लाल लाल होने लगता है, ठीक है। और फिर वहाँ से धीरे 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 न्यूट्रिशन देते हुए, ऑक्सीजन देते हुए ब्लड चलता है, कहाँ के लिए, हृदय की ओर जाता है। तो क्या है, कोशिकाओं से रक्त बहुत धीरे धीरे बहता है, ऑक्सीजन देता जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, तो धीरे धीरे वहाँ से बहता है, ओके। और तो फिर ये क्या, गंदा होता है, इस वजह से देखने में गाढ़ा भी होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, निम्न में से सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि रक्तस्राव कोशिका के फटने पर हो रहा है तो उपचार में आप क्या करेंगे। ए है घायल अंग को हृदय से ऊंचा रखेंगे। बी है उंगली और अंगूठे से दबाव डालेंगे। सी है घाव साफ करेंगे व औषधि युक्त रुई रखकर तिकोनी पट्टी बांधेंगे। डी है निम्न में से सभी। देखो यहाँ पर तिकोनी पट्टी की बात हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तिकोनी पट्टी तो कह सकते हैं, जब रक्तस्राव हो रहा हो कोशिका से तो कौन सी पट्टी बांधते हैं, तिकोनी पट्टी बांधते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला भी सही है, घायल अंग को हृदय से ऊंचा रखना जरूरी है। दोनों में, एक धमनी कटे तो भी आप घायल अंग को क्या करोगे, हृदय से ऊंचा रखोगे, और जब कोशिका कटे तो भी घायल अंग को हृदय से ऊंचा रखोगे, और उंगली और अंगूठे से दबाव डालोगे और घाव को साफ करोगे व औषधि युक्त रुई रखकर तिकोनी पट्टी बांध देंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर आपका कौन सा होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निम्न में से सभी सही है। मेरा उद्देश्य है यहाँ पर आपको चीज़ें याद कराना, इसीलिए मैं ऐसे ऑप्शन लेकर आई हूँ जहाँ आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए, पेपर को आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिराओं से बहने वाला रक्त होता है। ए ऑप्शन लाल रंग का, बी ऑप्शन है बैंगनी रंग का, सी है मैला व गाढ़ा, डी है निम्न में से सभी। अब बात हो रही है किसकी, शिराओं की। अभी मैंने इससे पहले कोशिका की बात की और धमनी की बात की, अब हम कहाँ आ गए, शिराओं पर आ गए। तो अब आपको बताना है जो शिराओं से रक्त बहता है वो कैसा होता है। शिराओं से जो रक्त बहता है वो कैसा होता है, शिराओं में ही तो कोशिका से रक्त आता है अशुद्ध वाला, तो ये कैसा होता है, तो ये कैसा होता है, ये होता है बैगनी रंग का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। शिराओं में जो बहने वाला रंग होता है वो कैसा होता है, बैगनी रंग का रक्त होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये भी अशुद्ध रक्त होता है, शिराओं में भी अशुद्ध रक्त होता है, ओके। शिराओं में भी कैसा अशुद्ध रक्त होता है, इसीलिए बैंगनी रंग का तथा गाढ़ा सा होता है, गाढ़ा बैंगनी ये भी होता है, ओके।
और ये कहते हैं यदि चोट से निकलने वाला जो रक्त होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चोट से निकलने वाला वाला जो रक्त है उसकी गति अंगों से हृदय की ओर जा रहा है, ठीक है, अंगों से हृदय की ओर अगर गति दिख रही है ब्लड को कि इस साइड से आ रहा है ब्लड, तो क्या है, तो हम क्या समझेंगे, सिरा कटी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि सिरा कटी है आप कैसे पहचानोगे। तो यदि लिख लीजिए कहीं, चोट से निकलने वाला जो रक्त है अगर उसकी गति अंगों से हृदय की तरफ है, ठीक है, जब हृदय से अंगों की तरफ होगी तो हम क्या मानेंगे, धमनी कटी है। और जब कहाँ से, अंगों से हृदय की ओर है, उल्टा कर दो, अंगों से हृदय की ओर है, तो हम ये समझेंगे कि क्या सिरा कटी है, ठीक है। और कैसा होगा, यहाँ पर भी जो रक्त है धीरे धीरे बिना झटके के निकलेगा, यहाँ पर भी झटका के साथ रंग नहीं निकलेगा, ठीक है, धमनी के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर काम होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, सिराओं द्वारा हो रहे रक्तस्राव को रोकने के लिए उपचार नहीं करेंगे। ए है घायल अंग को हृदय से नीचे रखेंगे, बी है रक्तस्राव ना रुके तो बर्फ की थैली रखेंगे, सी है हृदय से विपरीत दिशा की ओर कसकर पट्टी बांध देंगे, डी है रक्त बहने वाले अंग को हृदय से ऊंचा रखेंगे। सिराओं द्वारा हो रहे रक्तस्राव को रोकने के लिए निम्न उपचार नहीं करेंगे। इनमें से सारे उपचार करोगे लेकिन एक उपचार ऐसा है जो आपको नहीं करना है, तो वो कौन सा है भाई, घायल अंग को हृदय से नीचे रखेंगे। सिराओं में क्या होता है, घायल अंग को हृदय से नीचे रखा जाता है, और धमनी में क्या होता है, जो अंग होता है उसको हृदय से ऊंचा रखते हैं। तो फिर कौन सा गलत हुआ, डी ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि हम सिराओं की बात कर रहे हैं ना कि धमनी की। तो जब भी सिराओं द्वारा रक्तस्राव होगा तो हम क्या करेंगे, घायल अंग को हृदय से नीचे रखेंगे, रक्तस्राव ना रुके तो बर्फ की थैली रखेंगे, हृदय से विपरीत दिशा की ओर कसकर पट्टी बांध देंगे, और डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जब रक्त बहने वाले अंग को, मतलब यहाँ पर रक्त बहने वाले अंग को हृदय से ऊंचा रखेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि नीचे रखेंगे, क्योंकि हमारा रक्तस्राव सिराओं से हो रहा है। अगर धमनी से पूछा जाता तो हमारा कौन सा गलत होता, ये वाला गलत होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि डी ऑप्शन तब सही हो जाता। क्वेश्चन समझ गए, सिराओं की बात हो रही है तो डी ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि धमनी के लिए ये आंसर सही होगा। रक्त बहने वाले अंग को हृदय से ऊंचा रखेंगे, अगर धमनी के विषय में पूछा जाता तो हम ये आंसर सही मानते और ए को गलत मानते, लेकिन सिराओं के विषय में पूछा जा रहा है इसलिए ए हमारा सही होगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, एक बार PYQs चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, नाक से रक्तस्राव होने की स्थिति में उपचार करेंगे। ए है घायल को लपेटने ना देना, लपेटने, सॉरी मेरा दिमाग कहीं और चला गया, लेटने ना देना। बी है घायल को कुर्सी व चौकी पर बैठाना। सी है घायल को खुली हवा खिड़की के सामने बैठाना। डी है निम्न में से सभी। नाक से रक्तस्राव मतलब नक्सीर फूटने की बात हो रही है, तो हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो घायल को लेटने नहीं देंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि घायल लेट गया तो नाक से ब्लड ऊपर के लिए जाएगा दिमाग की ओर। बी होगा घायल को कुर्सी व चौकी पर बैठाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और घायल को खुली हवा खिड़की के सामने बैठाएंगे जिससे हवा लगती रहे, ब्लड सूखता रहे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी नक्सीर फूटे तो आपको ये उपचार करने चाहिए, ओके। और बाहुएं, जो बाजू होती है ना, जो बाहें आपकी होती हैं, इन्हें कहाँ रखना होता है, सिर के ऊपर सीधा खड़ा, सिर के ऊपर सीधा खड़ा, जैसे हाथ होते हैं हमारे सिर से ऊपर को हमें सीधे कर लेना चाहिए, बिल्कुल दोनों हाथ जो होते हैं वो क्या करने हैं, हमें सीधे ऊपर के लिए ये कर लेने हैं, ठीक है, ये काम हमें करना होगा, ओके। और सांस कहाँ से लेनी, नाक से सांस नहीं लेनी, हमें उस समय मुँह से सांस लेनी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ें आगे, गर्दन के पीछे नाक में क्या करेंगे, बर्फ़ की थैली रखेंगे या कपड़े को भिगोकर ठंडा रखेंगे। अगर पी सकते हो तो गर्म पानी पीने को देंगे, नहीं वो सॉरी ठंडा पानी देंगे, गर्म पानी नहीं ठंडा पानी, और बर्फ़ के टुकड़े चूसने को दिए जाते हैं। ये सारे उपचार हमें करने होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26, नाक की नक्सीर फूटने पर करना चाहिए। ए है गीली मिट्टी के ढोंके पर पानी डालकर सूंघाना। बी है छिली प्याज का टुकड़ा सूंघाना। सी है पैरों को गर्म पानी में रखना। डी है निम्न में से सभी। तो नाक की नक्सीर फूटने पर हमें ये सारे उपचार करने चाहिए। क्यों अब आपके मन में आ रहा होगा पैरों को गर्म पानी में रखना, ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब पानी पैरों में पानी गर्म होगा तो रक्तस्राव नीचे की ओर जाएगा, पैरों की तरफ जाएगा, और नाक कहाँ है आपकी, ऊपर की ओर है, ठीक है। जब रक्तस्राव नीचे जाएगा तो नाक जो है आपकी, नाक से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और गीली मिट्टी के ढोंके
होते हैं, जो मतलब गीली मिट्टी होती है उनके मतलब क्या बताऊँ मैं, उपले टाइप सोच लो, कोई भी ढोके उसी को, कहीं कोई पत्थर होगा मिट्टी का जो भी है, तो उसको क्या करना है, उस पर पानी के छींटे डालकर सुंघाया जाएगा, ठीक है। और छिली प्याज का टुकड़ा सुंघाने से भी नक्सीर ठीक होती है, और पैरों के नीचे गर्म पानी रखने से भी नक्सीर ठीक होती है। क्वेश्चन नंबर 27, आमाशय की रक्त वाहिनी फटने पर रक्त आता है बमन में, मल में, नाक में या निम्न में से सभी। जब आमाशय की रक्त वाहिनी फटती है तो ध्यान रखिएगा, बमन जो उल्टी होती है, ठीक है, उल्टी होती है, ओके, उल्टी होती है जिसे हम बमन कहते हैं, उसमें क्या वॉमिटिंग होती है, उसमें रक्त आएगा जब आमाशय की रक्त वाहिनी फटेगी, ठीक है। अगर बात आती है आंतों की रक्त वाहिनी फटती है, मतलब जो आंत होती है हमारी, छोटी आंत बड़ी आंत, इनकी रक्त वाहिनी फटती है, तब रक्त कहाँ से आएगा, तो आंत क्या करते हैं, हमारे उत्सर्जन तंत्र का काम करते हैं, चीज़ों को बाहर निकालने का काम करते हैं, तो हमारे मल में आएगा, ठीक है। आमाशय की रक्त वाहिनी फटेगी तो उल्टी होगी, रक्त हमारी उल्टी से जाएगा, और आंत की फटेगी तो मल जो स्टूल होता है फ्रेश होने जाते हैं, वहाँ से निकलेगा ब्लड, ठीक है, वहाँ से जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों का आमाशय और आंत का डिफरेंस याद रखिएगा। और नक्सीर फूटती है तो नाक से ब्लड आता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आंतरिक रक्तस्राव में निम्नलिखित उपचार करने चाहिए। आंतरिक रक्तस्राव में निम्न उपचार करने अनिवार्य हैं। ए है बर्फ का पानी पीने को व बर्फ चूसने को देना, बी है मूर्छा दूर करने का प्रयास करना, सी है रोगी को खाने पीने की वस्तु नहीं देना, डी है निम्न में से सभी। तो आंतरिक रक्तस्राव में ये सभी उपचार करेंगे हम लोग। बर्फ का पानी पीने को देंगे अगर व्यक्ति पीने की क्षमता में होगा तब, ठीक है, नहीं तो हम उसको बर्फ चूसने को देंगे। मूर्छा दूर, मतलब वो बेहोश ना हो इसके लिए छींटे मारते रहेंगे पानी पे, उसे बेहोश नहीं होने देना है। और रोगी को उस समय कोई भी खाने पीने की वस्तु नहीं देना। अक्सर केस बिगड़ता है जब आंतरिक रक्तस्राव होता है, लोगों को दया आ जाती है और उन्हें खाने पीने को दे देते हैं, उसमें अक्सर मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव जीवन में विभिन्न दुर्घटनाएं घटित होने के कारण है अशिक्षा, अज्ञानता, असावधानी, या डी है निम्न में से सभी। क्यों घटित होती हैं घटनाएं घटनाएं हैं क्यों घटित होती हैं, तो ये सभी कारण हैं, ओके। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक कारण, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई पागल टाइप का है, ओके, मैं अपनी भाषा में मतलब नॉर्मल आपको बता दे रही हूँ, बुरा नहीं मानना, ठीक है, इस टाइप की कोई समस्या है, किसी को सामाजिक है, ओके, या भीड़ भाड़ हो गई है, धक्का मुक्की हो गई है, दम घुटने से भी, कई बार चोट लगने से भी हो जाती हैं दुर्घटनाएं, ओके। और मानसिक रूप से तो आप जानते हैं, क्रोध में कोई गलत कदम उठा लेता है, निराशा में होता है, तनाव में होता है, जहर खा लेते हैं लोग, ये सब मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। पानी में डूबकर लोग मर जाते हैं, गले में फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ये मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत आते हैं। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ये कारण है मानव जीवन में विभिन्न दुर्घटनाओं के। क्वेश्चन नंबर 30 है, घरेलू दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। ए ऑप्शन है 10,000, बी ऑप्शन है 15,000, सी ऑप्शन है 20,000, डी है 25,000। तो घरेलू दुर्घटनाओं में प्रतिदिन 25,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। कल की जो क्लास होगी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कल की क्लास भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, सच में इम्पॉर्टेंट है। आपके जो प्रश्न है वहाँ पर बहुत सारे, जैसे आपसे पूछा जाता है कि जो बोरो कैलेंडुला क्या होता है, या आपसे पूछा जाता है कि मर्क्यूरी कोरम क्या होता है, मतलब इनका किस घाव में प्रयोग किया जाता है, इन दोनों चीज़ों का ये पूछा जाता है। जलने झुलसने के प्रश्न होंगे, बिजली के झटके लगने के, तेजाब के, ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये भी घरेलू दुर्घटनाओं से भी संबंधित होंगे इनमें प्रश्न जो यहाँ रह गए हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो प्रश्न है जो आपसे पूछे भी गए हैं, और सब SCRT के ये प्रश्न मिलेंगे आपको। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।